जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओडिशार प्रिय भाई व भावने मानकु मोर नमस्कार सानाम कगे, सानाम कगे जोहार, साबिन कोगे जोहार। 2 हफ्ते में दूसरी बार आप सभी के बीच आने का मुझे अवसर मिला है। पिछली बार खोरदा आया था तो आप लोगों ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। देखिए, मैदान छोटा पड़ गया है। आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, आगे बढ़ने की कोशिश ही मत कीजिए, जगह ही नहीं है। देखिए, मैदान छोटा पड़ गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आप जहां हैं वहीं ठहर जाइए। भारत माता की, भारत माता की। पिछली बार जब खुर्दा में आया तो आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आज यहां बारीपदा में आपने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ओडिशा का लोगों के इस अपार स्नेह, इस आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूं। आपके इस उत्साह, आपके इस विश्वास से नए भारत, नए ओडिशा के निर्माण की ललक भी दिखती है। साथियों, आप जब बारीपदा आया हूं तो महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव का स्मरण स्वतः ही आता है। ओडिशा के लिए, यहां के विकास के लिए, यहां की भाषा और संस्कृति के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है वो अमिट है। ओडिया भाषा की सबसे प्राचीन डिक्शनरी देने वाले महाराज पूर्णचंद्र भंजदेव और संथाली भाषा की लिपि को तैयार करने वाले पंडित रघुनाथ मुर्मू जैसे मनीषियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गर्व की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही संथाली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया था। भाई और बहनों, पिछली बार जब मैं खोरदा में था तो वहां पाइका क्रांति के नायकों को सम्मान देने का अवसर मुझे मिला था। देश के वीर बेटे बेटियों अपने पुराने गौरव, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए, उसे सहेजते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी सोच के साथ ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, पुरी और कोणार्क जैसे आस्था के अनेक स्थानों को आधुनिक परिवेश में संरक्षित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रसिकारे मंदिर और हरिपुर गढ़ के पुराना किला को संरक्षण और विकास से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ साथ ओडिशा के लिए सड़क, रेल,
गैस सहित इंफ्रास्ट्रक्चर की हजारों परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आजादी के आंदोलन में ओडिशा की, यहां के आदिवासी भाई बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और मेरा तो एक और नाता यहां से है। गुजरात का डांडी और यहां का इंजुरी, दोनों को महात्मा गांधी और नमक सत्याग्रह से जोड़ते हैं। जब ऐसी पवित्र धरती पर हम खड़े हैं, तब एक बार फिर देश के लिए मरने मिटने वालों को याद करना बहुत सौभाग्य की पल होती है। तो ऐसे समय इन सभी महापुरुषों को याद करते हुए, शहीदों को याद करते हुए, इस महान परंपरा की रक्षा करने वालों को याद करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाई और बहनों, ये उद्घोष इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देश में कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ होने वाली है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता मुझे कहते हैं कि मोदी, भारत मां की जैसे लोगों का अभिवादन क्यों करता है। साथियों, अभी मध्य प्रदेश में नई नई सरकार बनी है। उस सरकार की प्राथमिकता देखिए, और ये पूर्ण बहुमत जिन करके नहीं आए हैं, उनकी प्राथमिकता देखिए और उसे समझिए भी। वहां की हंग असेंबली ने, कांग्रेस की जो सरकार बनी है, सबसे पहला काम किया, वंदे मातरम पर हल्ला बोल दिया। एक तूफान मच गया। अब रास्ता खोज रहे हैं बचने का। दूसरा काम किया, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इमरजेंसी जैसे अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले सेनानियों को वहां की सरकार की तरफ से जो पेंशन मिलता था, वो पेंशन भी कैंसिल करने का निर्णय की कोशिश हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी राष्ट्रभक्तों की आवाज को धार दी, जिसके चलते पहले उनको वंदे मातरम से जुड़ा आदेश वापस लेना पड़ा और अब इमरजेंसी के सेनानियों की पेंशन भी उनको बहाल करनी ही पड़ेगी। भाई और बहनों, भारत भक्ति देश की आजादी और देश की विकास यात्रा में हमारी नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओडिशा की भूमिका तो इस मामले में और भी अग्रणी रही है। ये तो वो जगह है जहां देवी सुभद्रा के रथ को माताएं और बहनें खींचती है। महिलाओं द्वारा देवी सुभद्रा के रथ को खींचने की परंपरा बारीपदा से ही शुरू हुई है। ये महिला सशक्तिकरण, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। नारी सशक्तिकरण का जो काम ओडिशा सदियों से करता रहा है, उसको और मजबूती बीते 4.5 वर्ष से केंद्र सरकार देने में जुटी है। आपने कल ही संसद में देखा होगा, देश की पहली महिला रक्षा मंत्री ने अपनी कुशलता से
अपने सामर्थ्य से रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की गहराई से और अपने भीतर की सच्चाई को कुशलता के साथ देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में स्थापित कर दिया। मैं देश की रक्षा मंत्री निर्मला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश की आंखों में धूल झोंकने वालों की नीयत को, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की राजनीति को अपने मनोरंजन के लिए पवित्र संसद का इस्तेमाल करने वालों के बचपने को रक्षा मंत्री निर्मला जी ने देश के सामने उजागर कर दिया है। साथियों, 2004 से लेकर 2014 के बीच कैसे देश की सेना को कमजोर करने की साजिश रची गई, अब ये देश देख भी रहा है और उसकी हर बारीकी को समझ भी रहा है। अब जब हमारी सरकार उनके साजिश के जाल से देश की सेनाओं को बाहर निकाल रही है, तो हम उनको कांटे की तरह चुभने लगे हैं, हम उनको खटकने लगे हैं। ये किसी भी कीमत पर चौकीदार को रास्ते से हटा देना चाहते हैं। चोरों की जमात कहीं पर भी, सोसाइटी होगी, फ्लैट होंगे, कारखाना होगा, मोहल्ला होगा, चोरों की लोग सबसे पहले चौकीदार को हटाने का ही षड्यंत्र करते हैं। जब तक चौकीदार है, चोरों की दाल गलती नहीं है। भाई और बहनों, इनको ये साफ गोई, ये सच्चाई इसलिए भी खटक रही है क्योंकि इनके राज खुल रहे हैं। कल ही अखबारों में एक रिपोर्ट आई है, हेलीकॉप्टर घोटाले का बिचौलिया, कांग्रेस के करप्शन का राजदार मिशेल, जिसको विदेश से यहां लाया गया है, उसकी एक चिट्ठी से खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है, इस राजदार की कांग्रेस के टॉप के नेताओं, मंत्रियों से गहरी पहचान थी, उठ बैठ थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन सी फाइल कहां जा रही है, इसकी उसको पल 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 प्रति पल की जानकारी रहती थी। संभवतः जितनी जानकारी खुद प्रधानमंत्री को नहीं होती थी, उससे भी ज्यादा जानकारी उस जमाने में बिचौलियों को रखा करती थी। इतना ही नहीं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो देश की सेना, देश की सुरक्षा, देश के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदने पर फैसला लेती है, उसकी बैठकों की भी पूरी जानकारी उस तक पहुंचती थी। इसी जानकारी को वो विदेशों तक पहुंचाता था। हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर तब कौन सा मंत्री क्या फैसले ले रहा था, उसकी पूरी जानकारी वो विदेश भेज रहा था। साथियों, समझ नहीं आता कि कांग्रेस ने सरकार चलाई है या अपने मिशेल मामा का दरबार चलाया है।
मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं, देश के बजाय बिचौलियों के हितों की रक्षा में जिसकी भूमिका रही है, उनका पूरा हिसाब जांच एजेंसियां करेगी, देश की जनता करेगी। भाइयों और बहनों, केंद्र की सरकार देश की सुरक्षा के लिए निरंतर बड़े और कड़े फैसले ले रही है। आप मुझे बताइए, ऐसे फैसले लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? कड़े फैसले करने चाहिए कि नहीं चाहिए? देश की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? पहले की सरकारों ने जो किया ऐसा करने देना चाहिए? इसको रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? इसको सुधारना चाहिए नहीं सुधारना चाहिए? जिन्होंने सेना के साथ अन्याय किया है, उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कानून किसी को नहीं छोड़ेगा। भाइयों बहनों, जब मैं नारी सशक्तिकरण की बात कर रहा था, सेना में भी बेटियों को नई भूमिका देने का काम हमारी सरकार ने किया है। वायुसेना हो, नौसेना हो, नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड हमारी बेटियां बना रही है। आज केंद्र सरकार महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो भी प्रयास कर रही है, जिसका लाभ उड़ीसा को भी मिलना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि यहां की सरकार बेटियों से जुड़ी योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं है। करीब 2 दशक से शासन के बावजूद महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम पैरामीटर्स पर ओडिशा पिछड़ गया है, बहुत पीछे है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार ने बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। लेकिन ओडिशा में बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। धार्मिक नगरी पुरी में 7-8 वर्ष पहले एक बिटिया के साथ जो हुआ था, उसको यहां का शासन प्रशासन न्याय नहीं दिला पाया है। जांच में हुई लापरवाही को लेकर बेटियों और बहनों का आक्रोश स्वाभाविक है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस मामले में गंभीरता से फिर जांच हो, ताकि राक्षसी प्रवृत्ति वाले तमाम लोगों को कड़ा संदेश चला जाए। साथियों, ओडिशा की सरकार पर बेटियों को सुरक्षा देने को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर भी उड़ीसा की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो भी योजना चलाई है, वो पूरी गंभीरता से उड़ीसा में भी लागू होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक केंद्र सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम किया है। नियत और नीति को हमने कैसे बदला, इसका एक उदाहरण है मिशन इंद्रधनुष। साथियों, देश में टीकाकरण अभियान
कई दशक से चल रहा है। दवाइयां आती हैं, टीका लगाने वाले आते हैं, गांव-गांव जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, टीवी पे सब होता है। लेकिन दिल्ली में सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, पिछली सरकारों की कोशिशों के भाइयों बहनों, ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति किसी भी हालत में, कई दशकों से अभियान चल रहा था, लेकिन वे कोई परिणाम नहीं ले पाए। 2014 देश में टीकाकरण का दायरा 60% तक भी नहीं पहुंच पाया था। जिस रफ्तार और जिस मानसिकता से टीकाकरण चल रहा था, उससे लक्ष्य प्राप्त करने में दशकों लग जाते। ऐसे में हमारी सरकार ने मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की और देश के उन जिलों पर पहले लक्ष्य केंद्रित किया जहां टीकाकरण हो ही नहीं पाता था, जहां अनेक कारणों से टीका लगाने वाले पहुंचते ही नहीं थे। सरकार ने इस कार्य को गति दी, अपने तमाम मंत्रालयों को इस कार्य में लगाया, सामाजिक संगठनों को जोड़ा और आज नतीजा देश के सामने है। साथियों, आज देश संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अगर हम पहले की सरकार की रफ्तार से ही चले होते तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगले 2-3 दशक और लग जाते और तब तक तो कितनी मां, बेटी और बेटों का जीवन बर्बाद हो जाता। साथियों, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है, ये हमारी कार्य संस्कृति है। गरीब का दुख देखकर, उसकी तकलीफ देखकर हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर फैसले लेते हैं। आप याद रखिए, दूर दराज में रहने वाले लोगों ने, वहां के गांवों में किसी ने प्रदर्शन नहीं किया था कि हमारे बच्चों को भी जीवन देने वाले टीके लगने चाहिए। किसी गरीब ने मांग नहीं की थी कि बच्चों को लगने वाले टीके बढ़ाए जाएं। गरीब का जीवन बचाने के लिए, गरीब के बच्चों का जीवन बचाने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ ये फैसले हमारी सरकार ने लिए। साथियों, हमारी इस अप्रोच की वजह से अभी तक पूरे प्रदेश में करीब 3.25 करोड़ से अधिक बच्चों और 85 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें उड़ीसा के 5 लाख बच्चे और करीब 1.5 लाख महिलाएं हैं। साथियों, केंद्र सरकार देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। थोड़ी देर पहले मैं झारखंड में था। आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए तक का फ्री मुफ्त में इलाज गरीबों को मिल रहा है, उससे देश के 6.5 लाख तो झारखंड में करीब 25,000 गरीबों को स्वास्थ्य का लाभ मिला है। दुर्भाग्य ये है कि ओडिशा के लाखों गरीब परिवार इससे वंचित है। मैं फिर यहां की सरकार से आग्रह करूंगा, कोई इस योजना से जुड़े और गरीब को मुफ्त इलाज भारत सरकार दे रही है, उसका फायदा उठाएं। भाई और बहनों, केंद्र सरकार ओडिशा के संतुलित और समग्र विकास के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ रही। यहां युवाओं की पढ़ाई हो या फिर रोजगार, हर स्तर पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट का लोकार्पण, उद्घाटन या शिलान्यास यहां हुआ है, उससे
सबका साथ सबका विकास की हमारी सोच और मजबूत होती है। करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनी बालासोर हल्दिया दुर्गापुर की एलपीजी गैस पाइपलाइन से हर घर को धुआं मुक्त करने के हमारे प्रयास को और बल मिलेगा। इससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 8 जिलों के लाखों परिवारों को लाभ होगा। आपको मुझे ये जानकारी देते हुए भी खुशी हो रही है, उज्ज्वला योजना के तहत 32 महीने में देश भर में 6 करोड़ कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। उसमें भी अहम बात यह है कि 6 करोड़वां कनेक्शन जिस बहन को मिला उसका नाम जस्मीना खातून है। ये दिखाता है कि किस प्रकार समाज के हर वर्ग तक इस योजना का लाभ पहुंचा है। दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों को इससे विशेष लाभ हुआ है। साथियों, बीते 4.5 वर्ष में जो भी योजनाएं हमने बनाई हैं उनके मूल में समता, समानता और सामाजिक न्याय की भावना है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ये तमाम योजनाएं सबके लिए है, सबके सहयोग से चल रही है और सबको इनसे लाभ मिल रहा है। साथियों, थोड़ी देर पहले यहां जो हाईवे और रेलवे के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे ओडिशा की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। अब बादाम पहाड़ रेल लिंक टाटा नगर होते हुए हावड़ा और मुंबई को ओडिशा से जोड़ेगा। बालासोर का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहां के उद्योगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है। चिली किदारा, सगलपट्टा, नारायणपुर, बसंतपुर रेलवे लाइन के चौड़ीकरण से यहां की खनिज संपदा का महत्व और बढ़ जाएगा। यहां के राजस्व में वृद्धि होगी, नए उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर बनेंगे और आदिवासी बहन भाइयों की आय में वृद्धि होगी। साथियों, विकास के जितने भी प्रोजेक्ट यहां जमीन पर उतर रहे हैं वो भविष्य में ओडिशा को विकास के नए आसमान पर पहुंचाने में सक्षम है। यहां की धरोहरों के विकास और कनेक्टिविटी सुधारने से यहां के युवाओं के लिए रोजगार की अनंत संभावनाएं तैयार हो रही है। अब इस गति को, इस स्पीड को हमें बनाए रखना है। नए ओडिशा, नए भारत के लिए हमें मिलकर साथ चलना है। आप यहां भारी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलेंगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।